नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे और थर्सडे बीएससी फाइनल ईयर के लिए रहता है, तो हम बीएससी फाइनल ईयर की एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि इससे पहले हम क्या कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के लिए और इसकी एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है HSAB कंसेप्ट, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। अब इससे पहले ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक यूनिट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है ये, और इससे पहले हम 2 यूनिट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें एक यूनिट है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक यूनिट है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो दूसरी यूनिट है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो ये दोनों यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। टोटल 5 यूनिट में से इसकी हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट के कंप्लीट होते ही हम इसके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे और 3 यूनिट उसकी कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं HSAB कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से होता है, क्या है। देखिए, H का यहां पर मीन्स है हार्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं कठोर। S का यहां पर मीन्स है सॉफ्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मृदु। एसिड का मतलब है एसिड अम्ल, और बेस का मतलब है बेस क्षार। तो HSAB का मतलब क्या है? कठोर मृदु अम्ल क्षार, कठोर मृदु अम्ल क्षार। HSAB का मतलब क्या है? कठोर मृदु अम्ल क्षार। और HSAB की जो अवधारणा है ये पियर्सन ने दी। पियर्सन एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने HSAB की अवधारणा दी कि कुछ अम्ल कठोर होते हैं, कुछ अम्ल मृदु होते हैं, कुछ क्षार कठोर होते हैं, कुछ क्षार मृदु होते हैं। अब जब हम इसके कठोर या मृदु होने के बारे में बात करते हैं तो उसका ये मतलब कहीं नहीं है कि हम इसकी क्षारीय सामर्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं या हम इनकी अम्लीय सामर्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। कठोरता और मृदुता और उनकी अम्लता और क्षारकता ये अलग अलग प्रकार की चीजें हैं और इनको इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर सबसे पहले तो वर्गीकरण करना है इसका। इस यूनिट में हम क्या करेंगे, इसका एक तो वर्गीकरण करेंगे कि कौन कौन से जो हमारे पास एसिड हैं या कौन कौन से जो हमारे पास बेसिस हैं, ये कौन कौन से इनमें से सॉफ्ट होते हैं और कौन कौन से इनमें से हार्ड होते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे इनकी सामर्थ्य। सामर्थ्य जिसको आप बोलते हैं इनकी पावर के बारे में, किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एसिडिक बेसिक पावर क्या होती है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो होता है सहजीवन, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस भी इसी के अंदर एक टॉपिक है। और एक लास्ट में जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस मतलब कि अम्लों की और क्षारों की जो कठोरता और मृदुता है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। अब इस यूनिट के 2 पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट हम यहां पर कर रहे हैं और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो है सिलिकॉन एंड फॉस्जीन्स। ठीक है। तो इस पार्ट को आप साथ के साथ देखते रहें। कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं एसिड बेस की। हाँ जी, इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं
बी, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। इससे पहले अगर हम बात करें एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में बात करें और बात करें क्षार के बारे में, तो वो किस तरीके से होगा उसके बारे में बात करते हैं। अम्ल और क्षार या एसिड और बेस जो है, एसिड और बेस की अवधारणा 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाती है, 6ठी क्लास से स्टार्ट हो जाती है और वहां पर अलग अलग प्रकार की चीजें बताई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले ये बताया जाता है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। फिर धीरे धीरे ये अवधारणा चलती हुई नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आती है और इसी के ऊपर एक और अवधारणा दी जाती है जिसे हम कहते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की अवधारणा, लिटमस पत्र की अवधारणा, उसमें यह कहा गया है कि जो क्षार होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और जो अम्ल होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड, जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड कर देते हैं। अर्थात जो क्षार होते हैं ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस पत्र में बदल देते हैं, और जो अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं। धीरे धीरे हमने इस अवधारणा के बारे में बात की कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ का दान करते हैं। हमने एक अवधारणा दी जिसको बोलते हैं प्रोटॉनीकृत अवधारणा, प्रोटॉनीकृत, प्रोटीनेटेड या प्रोटॉन के आधार पर इसकी जो कंसेप्ट है वो हमने दिया, जिसको कहा जाता है कि H+ दान करने वाले, H+ दान करने वाले क्या कहलाते हैं, अम्ल, और जो इस H+ को ग्रहण करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं क्षार। ठीक है, अब देखिए, और इसमें एक बेसिक कंसेप्ट जो आज भी चलता है और हमेशा चलता रहेगा वो ये होता है कि जब भी किसी अम्ल और क्षार की आपस में रिएक्शन करवाई जाती है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया के कारण वहां पर निर्माण होता है किसी सॉल्ट का, मतलब लवण का और जल का। ठीक है, तो ये तो हम बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे थे। अब हम आते हैं हमारे कुछ कंसेप्ट की तरफ, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं जिससे कि आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर होती जाएं। देखिए, अब हम अपने कंसेप्ट की तरफ आते हैं। देखो, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लेविस या लुइस, लेविस या लुइस। लुइस ने एक अवधारणा दी है अम्ल क्षार के संदर्भ में। लगभग 12 अवधारणाएं आज तक, 12 कंसेप्ट इसके आ चुके हैं एसिड बेस के। अलग अलग प्रकार के एसिड बेस को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं आई हैं, और अब हम बात कर रहे हैं लुइस की अवधारणा के बारे में। लुइस की अवधारणा को इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा भी कहा जाता है। लुइस की अवधारणा को इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन दान करने वाले, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समस्त क्या होते हैं, क्षार होते हैं। टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी टेंडेंसी है, बेस की। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे कहलाएंगे अम्ल। ठीक है, तो लुइस की जो अवधारणा है, लुइस की अवधारणा ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन, जितने भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन दान करेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वो सारे के सारे अम्ल कहलाएंगे। इसमें एक आवश्यक चीज है कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा नहीं है तो वो उनको किसी भी प्रकार से दान नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दान करने वाले होते हैं, और यही सारे के सारे बेस की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करता है, ये यहाँ से डोनेट कर दिया जाता है, और जिससे ये किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षार की तरह। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले वो होंगे जिनके पास में इलेक्ट्रॉन रखने को, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। एक बार आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी, या जो क्या होंगे पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, किसी भी प्रकार के पॉजिटिव चार्ज वाले हो सकते हैं। तो लुईस के अनुसार वे सभी पदार्थ जो क्षार जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। उसी के ऊपर हम यहाँ पर अभी बात करते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे इनकी सामर्थ्य के बारे में, इसकी सामर्थ्य किस तरीके से होती है, थोड़ा उस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। जो हमारा मेन कंसेप्ट आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार क्या है, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हम यहां पर कोई प्रबल और दुर्बल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई स्ट्रांग बेस या स्ट्रांग एसिड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम यहां पर हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रांग एसिड और बेस अलग चीज होती है, हार्ड एसिड और बेस, हार्ड या सॉफ्ट एसिड और बेस अलग चीज होती है, तो इनको आपस में आपको दोनों को इकट्ठा नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। कई बार ये दोनों ऐसा लगता है बिल्कुल सिमिलर हो गए, लेकिन हर जगह पर सिमिलर नहीं होते, इनके कंसेप्ट थोड़े से अलग अलग है, बाकी सब कुछ इसमें लगभग सेम। तो जब हम बात करते हैं प्रबलता की, प्रबल क्षार के बारे में बात करते हैं, तो प्रबल क्षार का मतलब क्या होता है, जो दुर्बल क्षार को, मतलब वीक बेस को, दुर्बल क्षार को, प्रबल क्षार क्या होता है, दुर्बल क्षार को उसके यौगिक से रिप्लेस कर दे, यौगिक से, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रबल क्षार बोलते हैं। अर्थात प्रबल क्षार वह है जो किसी दुर्बल क्षार को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास ये है एक प्रबल क्षार, ठीक है, ये क्या है, ये है एक प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है A.B के साथ, और ये जो B यहाँ पर है ये क्या है, अम्ल भी है प्रबल, और क्षार यहाँ पर क्या है, दुर्बल, दुर्बल क्षार है, ठीक है। तो परिभाषा के अनुसार प्रबल क्षार वह है जो इस दुर्बल क्षार को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। हम इसको अलग पेन से थोड़ा देख लेते हैं जिससे कि आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा अलग पेन से ले रहा हूँ, तो ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये दुर्बल। तो प्रबल क्षार वो होता है जो दुर्बल क्षार को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगी, उसको देखिए आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या होगा, A और ये इसकी जगह पर आ जाएगा B, ठीक है, प्लस बाहर कौन निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा ये B, ठीक है। तो इसका मतलब इस प्रबल क्षार ने, ये वाला जो प्रबल क्षार है, इस प्रबल क्षार ने इस दुर्बल क्षार को यहाँ से हटा दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया। तो इसका मतलब प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है, प्रबल क्षार वह होता है जो किसी भी दुर्बल क्षार को उसके यौगिकों से विस्थापित कर दो, ठीक है। यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है pKa, Ka, अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट हैं जिनके बारे में आप अवेयर होंगे, आपने 12th क्लास में, कुछ 11th क्लास में, या जो पीछे आपकी क्लासेस आई हैं उनके अंदर आपने इन सभी के बारे में पढ़ा होगा। Ka होता है वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के A का मतलब है एसिड और K का मतलब है वियोजन स्थिरांक। और अगर यहाँ पर Kb होता तो वो होता है क्षार के लिए वियोजन स्थिरांक। सामान्यतः हम वियोजन स्थिरांक का जो प्रयोग करते हैं वो Ka के संदर्भ में करते हैं। और एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं pKa, वो होता है इसका ऋणात्मक लघुगणक, एंटी लॉगरिथम ऑफ K। तो एंटी लॉगरिथम, अब यहाँ पर एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है, और वो आपको पहले से भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा किस तरीके से, वो ये है कि K की वैल्यू अगर बढ़ेगी, Ka की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एसिडिटी या अम्लता किसी भी पदार्थ की बढ़ेगी, और अगर pKa की वैल्यू बढ़ेगी तो किसी भी पदार्थ की जो अम्लता होती है वो लगातार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, जो दुर्बल या प्रबल क्षार के बारे में बात करते हैं उसी का हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए उसे, देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन में अमोनिया रिएक्ट कर रहा है HF के साथ में, ये है NH3 एक्वस है, ये किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, HF के साथ में रिएक्ट कर रहा है, और ये एक
रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन है, HF के साथ में रिएक्ट कर रहा है, जिससे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, NH4+ का, और बाहर क्या निकल जाएगा, F-। ठीक है। अब जब हम बात करेंगे इसके pKa की वैल्यू के बारे में बात करेंगे, तो देखिए pKa की वैल्यू क्या होगी। pKa की वैल्यू NH3 के लिए, जो HF है, HF के लिए pKa की वैल्यू होती है 3.45, और NH4+ के लिए जो pKa की वैल्यू होती है वो होती है 9.25। ठीक है। हम इस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब इन दोनों का अंतर जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5.80 आएगा K इक्विवेलेंट। अगर अपने K इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे सब जगह से, pKa की वैल्यू अगर अपने K इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे तो 5.80 आ जाएगा, जो इन दोनों के अंतर के बराबर है। अब देखिए इन दोनों में से अगर हमको ये देखना हो कि इनमें से प्रबल क्षार कौन सा है, दुर्बल क्षार कौन सा है, तो यहाँ पर अमोनिया एक प्रबल क्षार है। अमोनिया एक प्रबल क्षार है। अमोनिया प्रबल क्षार होने का मतलब क्या है, क्योंकि इस अमोनिया ने यहां से इसको बाहर निकाल दिया, इसको यहां से रिमूव कर दिया इस तरीके से, और खुद उसकी जगह पर आकर NH4+ का फॉर्मेशन कर। ठीक है। तो यहां पर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, एक्वस कंडीशन में अमोनिया ने क्या किया, यहां से इस फ्लोरीन को बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह पर आकर किसका फॉर्मेशन कर लिया, एक लवण का NH4+ का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस प्रकार से प्रबल क्षार वह होता है जो दुर्बल क्षार को उसके लवण से विस्थापित कर देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अमोनिया क्या है, एक प्रबल क्षार जो है वो उसकी तरह काम कर रही है। ठीक है। इसीलिए ये जो, अगर मान लीजिए ये होता, ये दोनों तरफ रिएक्शन जा रहा है, लेकिन रिएक्शन का जो साम्य है वो इस तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम जो होगा वो इसी तरफ आएगा, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ आएगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है NH3। अगर NH3 की पावर कम होती, मतलब NH3 एक दुर्बल प्रकार का क्षार होता, तो ये ऐसे जाकर और इस तरीके से होता, मतलब ये रिएक्शन दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन इसका जो इक्विलिब्रियम है, इसका जो इक्विलिब्रियम है इसी रिएक्शन का, वो किस तरफ जा रहा है, वो जा रहा है इस तरफ, ऐसे। ठीक है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबिलिटी है, इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके आधार पर हम इन सब चीजों के बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे लिगैंड के बारे में और मेटल आयन के बारे में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किस तरीके से HSAB काम करता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो चीजें होती हैं, एक होती है धातु आयन, एक होता है धातु आयन। ठीक है, M+ से लिखते हैं जिसको, और एक होता है लिगैंड। ठीक है, एक होता है लिगैंड जिसको किससे लिखते हैं, L से। धातु आयन और लिगैंड दो चीजें होती हैं इसमें। ठीक है। अब देखिए M+ है ये, और ये लिगैंड है। अब देखिए इसमें जो धातु आयन होता है इसको हमेशा क्या माना जाता है, अम्लीय माना जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और जो लिगैंड होता है इसको हमेशा क्षारीय माना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है। और किसका निर्माण करता है, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये यहां पर एसिड की तरह काम कर रहा है और ये यहां पर बेस की तरह काम कर रहा है। अब जब हम इसका निर्माण करते हैं, लिगैंड अलग अलग प्रकार से जुड़ते हैं, और जब हम इसका निर्माण करते हैं तो उसको जो साम्य स्थिरांक जो आएगा उसको हम निर्माण स्थिरांक कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या थ्योरी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या होता है, मेटल आयन किसकी तरह काम, मेटल आयन होता है एसिडिक, और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कहां से करेगा, लिगैंड से। लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन इस मेटल को देकर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और इस प्रकार से पूरा का पूरा बंध बन जाएगा। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है, उसे हम कहते हैं निर्माण स्थिरांक या स्थायित्व स्थिरांक। यहां पर एक और कंसेप्ट आता है, उसे हम कहते हैं स्थायित्व या निर्माण स्थिरांक। स्थायित्व या निर्माण स्थिरांक मतलब स्टेबिलिटी या स्थायित्व या निर्माण स्थिरांक मतलब स्टेबिलिटी, या इसको बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है। देखिए इसको K से लिखा जाता है, अलग अलग स्टेप के लिए अलग होता है। मान लीजिए हम एग्जांपल करते हैं Ag+ NH3 का।
तो सबसे पहले Ag+ है, Ag+ किसके साथ रिएक्ट करेगा, NH3 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इनके साथ में रिएक्ट होके किसका निर्माण K1, अब ये क्या बना देगा, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा AgNH3, ये कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, प्रथम स्टेप, ठीक है। उसके बाद AgNH3 किसके साथ रिएक्शन करेगा, AgNH3 प्लस रिएक्ट करता है और NH3 के साथ में, और NH3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं, K2। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा AgNH3 की ट्वाइस और प्लस, ठीक है। तो यहां पर एक ही, क्योंकि Ag के ऊपर एक प्लस। तो अब ये कुल अभिक्रिया किस तरीके से होती है, कुल अभिक्रिया, ये K1 है, ये K2 है, कुल अभिक्रिया किस तरीके से होती है, अभिक्रिया तो इसी तरीके से हुई कि Ag+ था, इसके साथ में 2NH3 आपस में आकर जुड़ते हैं और फॉर्मेशन किसका करते हैं, इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। इसके स्थायित्व स्थिरांक को या इसके निर्माण स्थिरांक अगर हो तो उसको हम बीटा बोलते हैं, इसको विभेदन स्थिरांक भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बीटा बोलते हैं। तो अब इसमें क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा AgNH3 की ट्वाइस एंड प्लस, AgNH3 की ट्वाइस एंड प्लस। तो बीटा यहाँ पर किसके बराबर होगा, बीटा इज इक्वल टू K1 K2, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम निर्माण स्थिरांक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि मेटल यहाँ पर किसके रूप में काम कर रही है, मेटल एसिड के रूप में काम कर रही है, और यहाँ पर जो NH3 है ये किसके रूप में काम कर रही है, बेस के रूप में काम कर रही है। और प्रथम चरण एक एक करके जुड़ता है। जब भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होते समय ये जो सारी की सारी चीजें हैं एक एक करके जुड़ती हैं और कुल जो उसका निर्माण स्थिरांक जो बीटा होता है वो इन सभी के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ये K1 फर्स्ट स्टेप का निर्माण स्थिरांक, K2 सेकंड स्टेप का निर्माण स्थिरांक और बीटा इन दोनों का गुणनफल K1 इंटू K2 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब संकुलन में अभिक्रियाओं में बंधन की प्रायिकता के आधार पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, HSAB के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। संकुलन अभिक्रिया हमने देखी अभी किस तरीके से होती है। तो संकुलन अभिक्रिया या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, संकुलन अभिक्रिया में बंधन की प्रकृति के आधार पर, मतलब बंध की प्रकृति के आधार पर, बंधन की प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। संकुलन में बंध की प्रकृति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा है। किस किस ने बांटा, ऑरलैंड ने, चैट ने और डेविस ने 1958 में आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया। वो कौन से हैं, वर्ग ए के धातुएं और दूसरा कौन सा बांट दिया, दूसरा बांट दिया वर्ग बी के धातुएं, ऐसे करके वर्ग बी के धातु, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले वर्ग ए के धातुएं कौन से होते हैं। अब उसी के बाद में इसको लिगैंड के प्रति भी इसका वर्गीकरण किया गया था। सबसे पहले धातुओं का वर्गीकरण क्या है, धातु को किस तरीके से बांटा, दो प्रकार की हैं। संकुलन की प्रवृत्ति के आधार पर है ये कि मतलब किसके साथ संकुल का निर्माण करती है, किसके साथ संकुल का निर्माण नहीं करती, उसके आधार पर इन धातुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक धातु है वर्ग ए की और एक धातु है वर्ग बी की। इसी के आधार पर, इन्हीं के आधार पर लिगैंड्स को भी बांटा गया है, जिनमें से एक लिगैंड है वर्ग ए के और एक लिगैंड है वर्ग बी के। उसको हम यहां पर ध्यान से देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं। देखिए संकुलन अभिक्रियाओं में बंधन की प्रायिकता के आधार पर ऑरलैंड, चैट और डेविस ने 1958 में धातु आयनों को दो वर्गों में बांटा। सबसे पहले वर्ग ए और वर्ग बी। अब जो आगे वाले होंगे वो ये होंगे, वर्ग ए के साथ जो जुड़ने को प्रायिकता देते हैं वो वर्ग ए के लिगैंड हो गए, और वर्ग बी के साथ जो जुड़ने को प्रायिकता देते हैं वो वर्ग बी के लिगैंड हो गए। सबसे पहले हम वर्ग ए के धातु आयनों के बारे में बात करते हैं। इसमें आता कौन कौन है। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्ग ए के धातु आयन के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ग ए का धातु आयन, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है क्षारीय धातु आयन, इसके अलावा क्षारीय मृदा धातु आयन, मतलब फर्स्ट ग्रुप के
और सेकंड ग्रुप के, दोनों ग्रुप के आयंस इसके अंदर सम्मिलित हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले हल्के संक्रमण धातु हैं, मतलब जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा हो लेकिन वो उनका भार कम हो, हल्के टाइप के हों, मतलब जिन जो सामान्य तौर पर जैसे अपने Mn वगैरह के बारे में बात करते हैं उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो हल्का होता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है इन्होंने टाइटेनियम Fe+3 CO+3 और ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो वर्ग ए के धातु आयन है, वर्ग ए के धातु आयनों में कौन आएगा? क्षारीय धातु आयन आएंगे, क्षारीय धातुओं के धातु आयन आएंगे, उसके बाद क्षारीय मृदा धातुओं के, मतलब प्रथम वर्ग के, द्वितीय वर्ग के। इसके अलावा हल्की संक्रमण धातुओं के, जिनका वेट कम है, जिनका भार कम है, परमाणु भार जिनका कम है, उनके जो धातु आयन है वो यहाँ पर आएंगे और उनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होनी चाहिए। तो इनमें गुण कौन कौन से होते हैं? इनमें गुण होते हैं इनका कम घनत्व हो, मतलब इनका अगर वेट ज्यादा नहीं होगा, जब इनका द्रव्यमान कम होगा तो इसका मतलब इनकी डेंसिटी भी कम होगी, इनका आकार भी छोटा होगा, इनकी ध्रुवण क्षमता मतलब पोलराइजेशन करने की पावर, किसी को पोल बनाने की पावर क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बहुत ज्यादा होती है और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या कक्षक इनके आसानी से विकृत नहीं होते। सबसे पहले वर्ग ए। उसके बाद वर्ग बी के धातु आयनों के बारे में हम बात करते हैं कि वर्ग बी के धातु आयन कौन कौन से थे। जो जिनमें ये गुण पाए जाते हैं उन सभी को वर्ग ए के अंदर रख दिया और उसके अलावा जो बचे हैं उनको वर्ग बी में रख दिया। तो इसमें क्या आता है? भारी संक्रमण धातुएं, भारी संक्रमण धातुएं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है। एग्जांपल के लिए Cu+2, Cu में एक ही ऑक्सीकरण अवस्था है, Cu+2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है और इसके अलावा Cu+1 भी हो सकती है लेकिन Cu+ की ऑक्सीकरण अवस्था इसकी होगी, Cu+2 भी होती है। Ag+ हो गया, Hg हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटियम हो गया, तो ये सारे के सारे, प्लेटिनम हो गया, ये सारे के सारे जो धातु हैं ये सारे के सारे भारी धातु हैं, अर्थात इनका परमाणु भार अधिक होता है और इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं कम होती हैं। अब देखिए जो वर्ग ए के धातु हैं इनका आकार छोटा होगा, इनका घनत्व कम होगा, इसके अलावा इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगी, लेकिन वर्ग बी के जो धातु हैं इनका आकार बड़ा होगा, इनका घनत्व भी ज्यादा होगा, इसके भायतम आसानी से विकृत हो जाएंगे और इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी कम होंगी। तो सबसे पहले दो भागों में बांटा धातुओं को। धातु में सबसे पहले ए और दूसरा बी। जो ए है इनके अंदर मेन शर्त है छोटी, ठीक है, सब कुछ कम होगा इनका, केवल ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी, बाकी सब कुछ है। और यहाँ पर कौन सी है? बड़ी या भारी धातुएं, बड़ी या भारी धातुएं जो है वो सबके सब बी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले डिवाइडेशन किसके आधार पर किया गया? संकुलों से जुड़ने के आधार पर, वर्ग ए और वर्ग बी में। उसके बाद में देखो लिगैंड जो है इनको भी दो भागों में बांटा है, जो लिगैंड है इनको भी दो भागों में बांटा है, वर्ग ए और वर्ग बी। लेकिन हमारे पास लिगैंड उतने ही है, हमने इनको दो भागों में बांट दिया लेकिन लिगैंड हमारे पास उतनी है। उनकी प्रायिकता के आधार पर देखते हैं हम, उनकी प्रोबेबिलिटी के आधार पर देखते हैं कि किसके साथ हम जुड़ेंगे। देखिए वर्ग ए तथा वर्ग बी के प्रति। अब वर्ग ए और वर्ग बी के अंदर हमने सबसे पहले, ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर हमने सबसे पहले जो धातुएं हैं उनका वर्गीकरण कर दिया। ग्रुप ए के अंदर हमने किसको रखा है? क्षारीय धातुओं को रखा है, क्षारीय मृदा धातुओं को रखा है, इसके अलावा हल्की संक्रमण धातुओं को रखा है। और इनका एक विशेष गुण होता है वो ये कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होनी चाहिए, इनका घनत्व कम होना चाहिए, इसके अलावा इनका जो बाह्यतम कक्षक है वो विकृत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने वर्ग बी की धातुओं के बारे में बात की, उसमें हमने इसके अलावा जो भारी संक्रमण धातुएं हैं, प्लेटिनम है, प्लेडियम है, Ag है, Hg है, इन सभी को, कॉपर है, इन सभी को उसके अंदर हमने रखा है। और उसके आधार पर हमने देखा है कि उनके अंदर जो गुण, जो प्रथम धातुओं के अंदर जो वर्ग ए के धातुओं के अंदर नहीं पाए जाते, उसको वर्ग बी की धातुओं के अंदर हमने देखा है कि उनका घनत्व भी ज्यादा होता है, ठीक है, इसके अलावा उनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी कम होती है, इसके अलावा वो भारी प्रकार की धातुएं होती हैं। अब हम लिगैंड का वर्गीकरण कर रहे हैं। लिगैंड को भी ऑरलैंड, चैट्टी और डेविस ने 1958 के अंदर ही वर्गीकृत किया था। इनका ये मानना था कि वह लिगैंड जो वर्ग ए की धातुओं के साथ ज्यादा जल्दी जुड़ते हैं, उनके साथ जुड़ने को अधिक प्रायिकता देते हैं, उन्हें वर्ग ए के लिगैंड कहा जाता है। और जो वर्ग बी की धातुओं के साथ जुड़ने को ज्यादा प्रायिकता देते हैं उन्हें वर्ग बी के लिगैंड कहा जाता है। तो उसको देखिए एक बार, वर्ग ए के लिगैंड, इसमें वे लिगैंड सम्मिलित होते हैं जिनकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी वर्ग ए की धातुओं के साथ संयोग करने की होती है। उदाहरण के लिए इसमें कौन कौन से आएंगे? अमोनिया आएगी, ट्राई अल्किल नाइट्राइट आएगा, H2 आएगा, F आएगा, ठीक है। लिगैंड की वर्ग ए के धातु आयनों के साथ संतुलन करने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर उदाहरण इसके कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण है NH3, R3N,
ट्राई अल्किल नाइट्राइट बोलते हैं इसको, H2O और F-, तो ये सारे के सारे इसके साथ जुड़ेंगे। वर्ग ए के धातु आयनों के साथ इनके संकुलन की प्रायिकता क्या होगी? F सबसे ज्यादा, ए, इन दोनों को बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ये प्रायिकता उल्टी हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। F सबसे ज्यादा जुड़ेगा, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इस तरीके से जुड़ने की इनकी प्रायिकता है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि F सबसे जल्दी जुड़ रहा है। उसके बाद में हम बात करेंगे वर्ग बी की। इस वर्ग में उन लिगैंड को सम्मिलित किया जाता है जो वर्ग बी के धातु आयनों के साथ जुड़ते हैं। मतलब ये किसके साथ जुड़ेंगे? ये जुड़ेंगे हल्की धातुओं के साथ, हल्की धातु तथा ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होना चाहिए? ज्यादा। जबकि ये किसके साथ जुड़ेंगे? ये जुड़ेंगे भारी धातु। ये किसके साथ जुड़ेंगे? भारी धातु के साथ, और उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इस वर्ग में उन लिगैंड को सम्मिलित किया जाता है कि वर्ग बी के धातु आयनों के साथ जुड़ते हैं। उदाहरणार्थ फॉस्फीन, फॉस्फीन R3P, ठीक है, ट्राई अल्किल फॉस्फीन बोलते हैं इसको। उसके अलावा R2S, ट्राई अल्किल सल्फाइड है, आदि लिगैंड जो होते हैं वो इनके साथ जुड़ने का काम करते हैं। और इसमें यही लिगैंड का क्रम उल्टा हो जाता है। देखो यहाँ पर फ्लोरीन सबसे ज्यादा जल्दी जुड़ रहा है और यहाँ पर फ्लोरीन सबसे बाद में जुड़ेगा। सबसे पहले कौन जुड़ेगा? एंटीमनी। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से जो लिगैंड के आधार पर और जो इनकी संकुलन की प्रवृत्ति है उसके आधार पर इनको अलग अलग प्रकार के भागों के अंदर बांटा गया है, अलग अलग प्रकार से इनको बांटा गया है। तो एक बार हम वापस इसी को देखते हैं कि किस प्रकार से इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने सबसे पहले बात की लुईस अम्ल क्षार क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात की कि प्रबल क्षार वो होते हैं जो दुर्बल क्षारों को उसके लवण से विस्थापित करके खुद उनकी जगह पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने बात की स्थायित्व स्थिरांक के बारे में। स्थायित्व स्थिरांक संकुलन पर आधारित होता है और कॉम्प्लेक्स अभिक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब एक धातु आयन और लिगैंड के मध्य परस्पर क्रिया होती है तो दोनों आपस में जुड़कर एक संकुल का फॉर्मेशन करते हैं। यदि उस धातु आयन के साथ एक से अधिक लिगैंड के पाए जाने की प्रायिकता हो तो ये सभी लिगैंड स्टेप बाय स्टेप अलग अलग चरण में उससे जुड़ते हैं। अगर प्रथम स्टेप में जुड़ता है तो उसका जो निर्माण या स्थायित्व स्थिरांक होगा उसको K1 कहेंगे, 2 में जुड़ेगा उसको K2 कहेंगे, 3 में जुड़ेगा उसको K3 कहेंगे, और इसका समग्र जो मतलब ओवरऑल जो इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है या स्थायित्व स्थिरांक होता है उसको बीटा से प्रदर्शित करते हैं और वो इन सभी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तो है इनके जुड़ने की प्रायिकता। अब देखिए ऑरलैंड, चेट्टी और डेविस ने 1958 में इसी संकुलन की प्रायिकता के आधार पर धातुओं को हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं? धातुओं को मान रहे हैं एसिडिक नेचर की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही हैं। और लिगैंड को हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं? लिगैंड को यहाँ पर हम कह रहे हैं क्षार है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को दान कर रहे हैं। तो यहाँ पर धातुओं और लिगैंड इन दोनों को दो अलग अलग प्रकार के वर्गों में बांटा है, जिसमें वर्ग ए और बी के धातुएं हैं और वर्ग ए और बी के लिगैंड हैं। वर्ग ए के अंदर वो सभी धातुएं आती हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होती है अथवा जिनका आकार जो होता है वो छोटा होता है, जिनका जो घनत्व होता है वो कम होता है और जिनका द्रव्यमान भी क्या होता है? कम होता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, उनके आयंस और इसके अलावा हल्की संक्रमण धातुओं के आयंस आते हैं। तो इन सभी को वर्ग ए की धातुएं कहा जाता है। उसके बाद है वर्ग बी की। वर्ग बी की धातुओं के अंदर वो सभी आती हैं भारी संक्रमण धातुएं इसके अंदर आती हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होगी, जिनका घनत्व ज्यादा होगा, इनको वर्ग बी की धातुएं कहा जाता है। मतलब इन्होंने सारी के सारी धातुओं को संकुलन बनाने की क्षमता के आधार पर, कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता के आधार पर दो भागों में बांट दिया। उसके बाद हम बात करते हैं लिगैंड के। लिगैंड का वर्गीकरण भी इसी आधार पर किया गया है, ए और बी। वह लिगैंड जो वर्ग ए की धातुओं के साथ जुड़ने को ज्यादा प्रायिकता देते हैं, जुड़ने के लिए ज्यादा प्रोबेबल हैं, जुड़ने को ज्यादा प्रायिकता देते हैं, उनको बोला जाता है वर्ग ए के लिगैंड, जिसमें अमोनिया हो सकता है, ट्राई अल्किल नाइट्राइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, F- हो सकता है। और उसके बाद हमने इस तरीके से किया कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरीके से जुड़ते जाते हैं। इनको वर्ग ए के लिगैंड कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं वर्ग बी के लिगैंड। वह सभी लिगैंड जो कि वर्ग बी की धातुओं के साथ जुड़ने को प्रायिकता देते हैं उनको वर्ग बी के लिगैंड कहा जाता है। और यह लिगैंड जो होते हैं ये होते हैं R3P टाइप के, फॉस्फीन हो गया, R2S टाइप का हो गया। उसके अलावा ये जो है इनकी प्रायिकता जस्ट उल्टी हो जाती है। तो अभी हमने इसी के बारे में बात किया। उसके बाद हम आगे जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि अम्ल और क्षार का कठोर और मृदु के रूप में वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। मतलब आगे हम यही देखेंगे कि इन्हीं को
जो वर्ग ए वाले हैं इन सभी को कठोर कह दिया जाएगा, और जो वर्ग बी वाले हैं इन सभी को मृदु कह दिया जाएगा। मैं वापस कह रहा हूं कि कठोरता और मृदुता का किसी के स्ट्रांग या वीक होने से कोई संबंध नहीं है। कठोरता और मृदुता एक अलग कंसेप्ट है, जबकि जो स्ट्रांग या वीक एसिड बेस होते हैं वो एक अलग कंसेप्ट है। तो एक बार आप थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो कि अभी आपको करवाया गया है सारी चीज़ें, जिसके अंदर ये हमने वर्ग ए बी और इन सभी के बारे में बात की, किस तरीके से होता है, क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस एसिड या किस बेस को। अब इसमें एक और चीज़ होती है, कुछ एसिड बेस इस प्रकार के होते हैं जो कि बॉर्डर लाइन पर है, मतलब ना वो पूरे तरीके से बेस है और ना वो पूरे तरीके से मतलब हार्ड है। तो उनकी बॉर्डर लाइन वाले जो होते हैं उनको वातावरण के आधार पर, मतलब वो किसके साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं उसके आधार पर उनको हार्ड या सॉफ्ट के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। बाकी अगर कोई हार्ड है तो वो हमेशा अभिक्रिया में भी हार्ड रहेगा, मतलब वो हार्ड के साथ ही अभिक्रिया करने को प्रायिकता देगा। इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ अभिक्रिया करने को ज़्यादा प्रोबेबल रहता है, ज़्यादा प्रायिकता प्रदर्शित करता है, जबकि जो सॉफ्ट एसिड होता है वो सॉफ्ट बेस के साथ अभिक्रिया करने को ज़्यादा प्रायिकता देता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसको बात करेंगे। ये 4 लेक्चर के अंदर या प्रॉब्ली 5 लेक्चर के अंदर ये पूरा का पूरा आपका जो यूनिट है कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी तक आपने कोई भी जितनी भी यूनिट पीछे की हैं उनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट मुझे कॉल में संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है, और गाइडेंस के लिए मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट ये जो इसका अगला पार्ट जो होगा, जो इसके आगे वर्गीकरण जो होगा उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।